नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, कैसी आपकी तैयारी चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका पेपर जो कि पोस्टपोन हो गया है, अगस्त में चले गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा ऐसा हो रहा होगा कि चलो अब तो थोड़ा टाइम मिल गया है, आराम से पढ़ेंगे। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि बहुत कम समय मेरे दृष्टिकोण से है। तो आप लोग जितनी मेहनत से पहले पढ़ रहे थे उतनी ही मेहनत से आप लोग पढ़ते रहिए। और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में जो प्रसादोत्तर नाटक थे। इससे पहले हमने प्रसाद पूर्व युग के नाटक पढ़े और प्रसाद युगीन नाटक पढ़े, जिसमें मैंने प्रसाद जी के नाटकों को आपको बताया था। और मैंने बताया भी था कि जो हम नाटक हिंदी साहित्य में जो नाटक विधा है, जो नाट्य साहित्य है, वो प्रसाद जी को केंद्र में रख करके उसको हम काल विभाजन करते हैं। और प्रसाद से पहले जिन्होंने, क्योंकि प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नाटक को रंगमंच के दृष्टिकोण से लिखा। हालांकि रंगमंच के दृष्टिकोण से उनके नाटक सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा पात्र होते थे और बहुत मतलब विस्तृत उनके नाटक की जो विषय वस्तु होती थी। तो रंगमंच पर इनके नाटक सफल नहीं रहे, पर एक कोशिश जो थी उन्होंने बहुत अच्छी की। इसके बाद के जो लेखक हुए हैं, नाटककार हुए हैं, उनको एक प्रेरणा मिली, एक रास्ता मिला। तो फिर इसीलिए जो है प्रसाद जी को केंद्र में रख करके नाटक साहित्य का काल विभाजन किया जाता है। और प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। तो आज हम, क्योंकि हम 2 युग पढ़ चुके हैं, प्रसाद पूर्व युग भी पढ़ चुके हैं, प्रसाद युग भी पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे प्रसादोत्तर युग। तो चलिए, इसकी पृष्ठभूमि मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप हिंदी LT के जो कॉमन पेपर्स के कुछ वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, LT कॉमन पेपर 50 मार्क्स करके, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से कुछ आपके वीडियोस जो है फर्स्ट पेपर के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो प्रसादोत्तर युग के नाटक हैं, यानी कि प्रसाद के बाद जिन्होंने नाटक लेखन शुरू किया, उनमें सबसे बड़े साहित्यकार, सबसे बड़े नाटककार हम कहेंगे मोहन राकेश को। क्योंकि प्रसाद युग का, जैसे मैंने बताया कि प्रसाद जी ने नाटकों को रंगमंच में अभिनय के लिए मतलब इस तरह से लिखा कि उनको रंगमंच में स्थान मिल सके, रंगमंच के दृष्टिकोण से लिखा। क्योंकि हालांकि वो जो है सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनके बाद के जो लेखक आए उभर करके, उनको एक रास्ता जरूर मिला। तो यहाँ पे मोहन राकेश इस कड़ी में सबसे पहले नाटककार हैं जिन्होंने यह प्रयास किया कि नाटकों को रंगमंच के दृष्टिकोण से लिखा, और वो इसमें सफल भी हुए हैं। ठीक, तो हम देखेंगे अब सफल कैसे होंगे। क्योंकि जब आप किसी नाटक को लिख रहे हैं तो उसमें सीमित पात्र होने चाहिए, ताकि रंगमंच पर उनको आराम से दिखाया जा सके। आई होप कि आप रंगमंच समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लो रामायण का कोई मतलब रामायण, जैसे घरों में रामलीला वगैरह होती थी ना, तो मान लो रामायण चल रहा है, रामलीला का कोई पार्ट, तो उसमें जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे राम हो गए, लक्ष्मण हो गए, सीता हो गई, तो ये पात्र हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा पात्र हम रखेंगे तो हम उनको रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। उतने लोगों को उतनी सज्जा, मंच सज्जा लगती है, उतने लोगों के स्क्रिप्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए प्रसाद जी ने जो जितने भी नाटक लिखे, अब हम सब जानते हैं कि प्रसाद जी के नाटक क्या थे, ऐतिहासिक ज़्यादा थे, जिसमें पात्रों की मतलब संख्या जो थी बहुत ज़्यादा थी, असंख्य पात्र थे। लेकिन जो मोहन राकेश थे, उन्होंने जो नाटक लिखे उनमें उन्होंने पात्र सीमित रखे, ताकि उनको रंगमंच पे आराम से दर्शाया जा सके या अभिनय करवाया जा सके। और कुछ ऐसे दृश्य जो कि जैसे युद्ध का दृश्य है, मान लो, तो अगर युद्ध का दृश्य अगर आपको मंच पर दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे। तो ऐसे नाटकों के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी टेक्निक का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी भूमिका, नाटकों की भूमिका में भी लिखा है कि जो दृश्य जो है मंच पर प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें वो दृश्य नहीं बल्कि सूच्य हैं। यानी कि 2 व्यक्ति मंच पर बातचीत कर रहे हैं आपस में, और मंच के पीछे, ये मंच है, ठीक है, इसके पीछे घोड़ों की आवाज़, घोड़े दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही। जैसे महाभारत में होता था ना, जो मैं नाम याद नहीं कर पा रही, हाँ, जो महाभारत में द्रुपद
द्रुपद नहीं सॉरी विदुर जो होते थे, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा नाम भूल रही थी, जो विदुर होता था, विदुर को क्योंकि दिव्य दृष्टि प्राप्त थी ना, तो विदुर क्या कर रहे हैं, गांधारी और धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन सुना रहे हैं। तो इसी प्रकार अब यहाँ पे सिर्फ गांधारी हैं, धृतराष्ट्र हैं और एक विदुर है जो उनको कहानी सुना रहा है। तो 3 लोगों को तो आप आराम से उस मंच पे जगह दे सकते हो, लेकिन पूरे युद्ध को इतने सैनिक, इतने शस्त्र अस्त्र घोड़े वगैरह, उनको मंच पे जगह नहीं मिल सकती। तो ऐसे में ऐसे ही जो शैली है उसका प्रयोग किया है मोहन राकेश ने। यानी कि 2 लोग मंच पे बात कर रहे हैं और 2 या 3 लोग, और वो आपस में बात कर रहे हैं कि अब वहाँ युद्ध चल रहा है, अब ऐसा हो रहा है, और मंच के पीछे से घोड़ों की टिक 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 की आवाज़ वो साउंड डाल देते हैं। तो उससे ऐसा मतलब जो नाटक देखने वाला व्यक्ति है उसको ऐसा लगता है कि वास्तव में हम नाटक देख रहे हैं। ठीक, खैर मैं आपको बहुत डीप लेके जा रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हो सकता है आपको प्रसाद जी और मोहन राकेश के नाटकों में अंतर पूछ लिया जाए। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रसाद के नाटक लिखे तो बहुत अच्छे नाटक हैं, ऐतिहासिक नाटक लिखे, लेकिन प्रसाद के नाटक मंच के दृष्टिकोण से असफल नाटक थे, और मोहन राकेश के जो नाटक थे वो रंगमंच के दृष्टिकोण से सफल नाटक थे। ठीक, इतना अंतर था। चलिए, बाकी लिखे दोनों ने ही क्या थे, ऐतिहासिक नाटक लिखे थे। ठीक है, जैसे इनका पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन, 1958 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। आधे अधूरे 1969 में इन्होंने लिखा था। लहरों के राजहंस 1963 में लिखा था। माफ कीजिएगा, लिखा नहीं था, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, क्योंकि प्रकाशन डेट हमारी किताब में दी हुई होती है और हमसे पूछी भी यही डेट जाती है कि प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, लिखते तो खैर पहले से हैं। पैरों तले जमीन, तो ये अधूरा इनका रह गया था नाटक। अब भीष्म साहनी की बात करें, अभी मैं इनके बारे में डिटेल भी आपको बताऊंगी कि इन नाटकों में पात्र कौन से हैं, क्या क्या इसमें चीजें हैं, विषय वस्तु क्या है। ठीक है, पहले हम एक नज़र इनमें देख लेते हैं। भीष्म साहनी के जो नाटक हैं उनमें है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हानुष है, 1977 में इन्होंने लिखा था। इसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में, ये भी 1981 में लिखा था, फेमस नाटक है। माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला ये भी इंपॉर्टेंट है, 1998 में लिखा। और आलमगीर जो है इन्होंने लिखा था 1999 में। ठीक, इसके बाद जगदीश चंद्र माथुर है, महत्वपूर्ण नाटक इन्होंने लिखे हैं। कोणार्क इनका नाटक है, 1951 में प्रकाशित हुआ था। शारदिया 1959 में, पहला राजा 1969 में, रघुकुल रीति 1985 में और दशरथ नंदन 1974 में। तो दशरथ नंदन खैर अभी हम आगे बात करेंगे इनके डिटेल में भी बताऊंगी कि आपको इनके जो नाटक है वो इनकी विषय वस्तु क्या रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों आप कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना वो आप ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें याद रहें, या फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो सारी चीज़ें आपको इतनी जल्दी मतलब याद, या मेरे वीडियोस उस टाइम आपको मिले। तो ऐसा करिए कि आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, 1 लाइनर जो भी नोट्स आपसे जितना भी बनता है तो उनको लिखने की आदत डालिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम के टाइम पर अगर उनको एक बार देख लेते हैं तो आपको रिमाइंड हो जाएगा, और जब हम उस दौरान पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हमें याद रहती हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखिए लक्ष्मीकांत वर्मा, इन्होंने लिखा है तिंदुवुलम 1958 में, अपना अपना जूता, ठहरी हुई जिंदगी, सीमांत के बादल, रोशनी एक नदी है, आदमी का जहर। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि आप इनको रटिए। ठीक है, इसके बाद लक्ष्मी नारायण लाल के इंपॉर्टेंट हैं, इनको मैं बताऊंगी कि कौन से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, या कौन से याद रखने हैं। देखो अंधा कुआं ये भी इंपॉर्टेंट है, 1955। कोशिश करिए कि लक्ष्मी नारायण लाल के सारे नाटक याद रखने के, क्योंकि इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट नाटक आपसे इनके क्रम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि 4 नाटक आपके ऑप्शन में आएंगे, 3 नाटक लक्ष्मी नारायण लाल के, पूछा जाएगा कि इनमें से उनका कौन सा नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस दृष्टिकोण से आपको उनके नाटक सारे याद रखने हैं। ठीक है, तो अंधा कुआं 1955 में लिखा था। मादा कैक्टस बहुत फेमस नाटक है इनका। ठीक है, 1959 में लिखा था। 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर इंपॉर्टेंट है, 1960 में। नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्तमाल, सूर्यमुख,
कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु इंपॉर्टेंट है, कर्फ्यू इंपॉर्टेंट है, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना इंपॉर्टेंट है, 1973 में प्रकाशन हुआ था, नरसिंहा कथा 1975, व्यक्तिगत 1975, गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन, पंची, सब रंग मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, 1979 में लिखा था राम की लड़ाई, ठीक है। बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 में, कजरी वन 1980, सुंदर रस 1960, काफी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा। तो जो मैंने टिक किए हुए हैं ना, उनको तो आप पूरा याद रखिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो हैं हमारे नाटककार और उनके लिखे हुए नाटक। अब मैं आपको इनकी विषय वस्तु बताऊंगी कि इन जितने भी हमने पढ़े, अभी ये इतने ही नहीं है प्रसादोत्तर नाटक में, नाटककारों में और भी हैं। अगर आज का वीडियो लंबा नहीं हुआ तो इसी में मैं आपको बताऊंगी, अगर लंबा हो जाएगा तो मैं अगले वीडियो में सारे के सारे आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए, तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने क्योंकि मोहन राकेश के नाटक पढ़े थे, तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं, इनके बारे में, इनके नाटकों के बारे में जान लेते हैं। देखो, मोहन राकेश ने हिंदी की नव नाट्य लेखन या नया नाटक परंपरा के को एक व्यापक सृजनात्मक एवं ठोस आंदोलन के रूप में स्थापित करने का श्रेय मोहन राकेश को है। तो जैसे मैंने बताया, प्रसाद युगीन नाटक जो प्रसाद जी के साथ साथ जो लोग लिख रहे थे, लेकिन प्रसाद के बाद जो लोग हुए हैं उन्होंने प्रसाद जी को फॉलो तो किया, लेकिन उसमें कुछ नए प्रयोग किए और उनमें वो सफल भी रहे। तो उनमें सबसे पहला स्थान है मोहन राकेश का, ठीक है। उन्होंने आधुनिक संवेदनाओं, आधुनिक मानव के द्वंद्व को पकड़ना चाहा। आधुनिक मानव का द्वंद्व मतलब आधुनिक मनुष्य के मन में क्या क्या द्वंद्व हैं, किस किस चीज को लेकर के उसमें परेशानियां हैं, इन सबको उठा करके उन्होंने नाटक लिखा। हालांकि ऐतिहासिक इनकी विषय वस्तु रही, इनके शीर्षक ऐतिहासिक थे, लेकिन ऐतिहासिकता के माध्यम से उन्होंने यथार्थ को प्रेजेंट करने का या यथार्थ को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, ठीक है। उन्होंने नाटकों के प्रचलित रूप को आधे अधूरे नाटक में तोड़ा भी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आधे अधूरे नाटक है। तो ये जो नाटक है ना, इसकी मैं विषय वस्तु यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जो आधे अधूरे नाटक है वो मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या को लेकर के लिखा गया नाटक है, ठीक है। एक स्त्री होती है, अभी मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन शायद मालती नाम है उसका, इस नाटक की जो मुख्य कैरेक्टर है। तो वो क्या करती है, उसकी शादी तो हो जाती है, लेकिन उसको अपने पति के अंदर वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो वो चाहती है। संपूर्णता की वो तलाश करती है, लेकिन उसे किसी में भी संपूर्णता नहीं नजर आती है। तो लास्ट में उसका यही कथन होता है कि सब आधे अधूरे हैं। तो यही इस नाटक का सार है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। हालांकि मैं आपको डीप चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ही डीप बन रहे हैं। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा, है ना। तो चलिए, आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन बहुत महत्वपूर्ण नाटक है इनका। यह नाटक कवि कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य अंतः संघर्ष का चित्रण करता है। यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं, बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद है। तो जैसे मैंने बताया ना कि आषाढ़ का एक दिन में इन्होंने क्या किया है, कालिदास को लिया है इन्होंने, ठीक है। तो इसमें कालिदास और इनकी जो मतलब प्रेमिका कहेंगे, प्रियंगु मंजरी, उसके माध्यम से इनके पात्रों को भी ध्यान रखिएगा आप। मेरी जो मैं बोल रही हूँ ना, उनको आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको किताब में नहीं मिलेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कहीं और से पढ़ी हैं, लेकिन किताब में मैं जो अभी आपको PDF बता रही हूँ उसमें वो नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन मेरे दिमाग में वो क्लिक हैं कहीं ना कहीं। तो मैं उसको और इसको एकदम मिला करके कह सकते हैं ना, एक सार रूप में आपको बता रही हूँ। तो इसलिए आपको मेरे शब्दों पर ध्यान देना है। तो कालिदास और प्रियंगु मंजरी और विलोम इसमें एक तीसरा पात्र है। और प्रेमी कालिदास प्रियंगु मंजरी का है, लेकिन उसका विवाह उसके साथ नहीं होता है, ठीक है। प्रियंगु मंजरी का विवाह होता है विलोम के साथ। तो और कालिदास का विवाह एक दूसरी स्त्री के साथ होता है। माफ़ कीजिएगा, मैं नाम भूल जाती हूँ,
अभी याद आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर नहीं मुझे पता है, आप में से किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आधे अधूरे की जो मुख्य नायिका है जिसका मैं नाम मालती बता रही हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, अगर आपको उसका नाम पता है तो वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए खैर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो अंतर्द्वंद है, कालिदास के मन का अंतर्द्वंद इसमें दिखाया गया है। और वो अंतर्द्वंद केवल कालिदास का ही नहीं है, वो वर्तमान में, मैंने बताया ना कि इन्होंने मतलब इतिहास के माध्यम, इतिहास को और यथार्थ को जोड़ करके, इतिहास के माध्यम से यथार्थ का इन्होंने चित्रण किया है। तो वर्तमान में जो लोग हैं जिनके मन के अंतर्द्वंद क्या है, वो कालिदास के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तीसरा है लहरों के राजहंस, ये भी ऐतिहासिक नाटक है इनका। यह नाटक बुद्ध के भ्राता नंद पर आधारित है। अब इसमें भी कुछ गिने चुने पात्र हैं। एक तो महात्मा बुद्ध हैं, उनके भाई हैं नंद और उनकी पत्नी है, और बस इन्हीं 2-4 लोगों के इर्द गिर्द ये नाटक घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, इसमें भौतिकवाद और आध्यात्म का द्वंद दिखता है, ठीक है। नंद की पत्नी है सुंदरी, वो अपने को मतलब कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न समझती है, हालांकि है नहीं। तो अपनी खूबसूरती में वो मतलब उसको इतना ज़्यादा घमंड है अपनी खूबसूरती का, तो ये चीज़ें उसमें दिखाई गई है, ठीक है। अध्यात्म और भौतिक का, तो आपके पास क्वेश्चन क्या बनेगा कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का जो अंतर्द्वंद है वो किस नाटक में झलकता है। तो लहरों के राजहंस को आपको ध्यान रखना है। इन दोनों किनारों के मध्य खड़े मनुष्य को उचित समन्वय से ही सही दिशा मिल सकती है, ठीक। तो अब देखिए इस नाटक में सुंदरी, हाँ जैसे मैंने बताया ना, सुंदरी जो नंद की पत्नी है, सुंदरी प्रवृत्ति पक्ष का प्रतीक है। तो बुद्ध निवृत्ति पक्ष का, प्रवृत्ति मतलब जो सांसारिक माया मोह में लिप्त रहता है, तो वो इसका प्रतीक कौन है, सुंदरी। और निवृत्ति का मतलब होता है जिसे सांसारिक माया मोह से एकदम मोह भंग हो जाता है, तो ऐसे प्रतीक है यहाँ पे बुद्ध के पक्ष, निवृत्ति पक्ष की ओर नंद दोनों के बीच द्वंद्वग्रस्त मानव चेतना का। और जो नंद है वो इन दोनों के बीच क्या है, मतलब एक तरफ तो उसकी पत्नी उसको कहती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, मतलब मुझे और मेरे सुंदरता की मतलब तुम्हें गुणगान करना चाहिए, मेरे साथ समय बिताना चाहिए, इस तरह से मतलब अपने माया मोह में फंसाना कह सकते हैं ना, आप समझ पा रहे होंगे। तो उसकी पत्नी है तो वो अपनी ओर उससे आकर्षित करना चाहती है, लेकिन दूसरी ओर उसका भाई है बुद्ध, जो कि क्या करता है, जिसने निवृत्ति पक्ष को धारण किया है, सांसारिक माया मोह को त्याग दिया है, और वो अपने भाई को भी ऐसे करने को कहता है। तो अब उसका जो भाई है नंद, वो इन दोनों के द्वंद्व में पिस रहा है। एक तरफ तो वो प्रवृत्ति मार्ग को अपनाने की बात करते हैं उसकी पत्नी उसको, और दूसरी तरफ निवृत्ति मार्ग जो उसका भाई उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के द्वंद्व के बीच जो है नंद पिसता रहता है ना। तो इसी की कथा को यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि आधुनिक मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने उठाया है, ठीक। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी रचना अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर की गई है। अब संस्कृत के जो अश्वघोष थे उन्होंने एक नाटक लिखा है सौंदरानंद, ठीक है, सुंदरी और नंद के को लेकर के सौंदरानंद, जिसको उन्होंने संयुक्त रूप से नाम दिया है, और उसी पर आधारित है आपका लहरों के राजहंस, ठीक है। अब आगे देखिए, आधे अधूरे, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि सौंदरानंद पर आधारित मोहन राकेश का कौन सा नाटक है, तो कौन सा है, लहरों के राजहंस। आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटकों में सर्वाधिक चर्चित नाटक है। यह हिंदी नाटक की प्रचलित धारा से बहुत भिन्न नाटक है। वस्तुतः आधे अधूरे हिंदी नाटक को वास्तविक अर्थ में समसामयिक युग का प्रतिबिंब बनाने वाला नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रथम दोनों नाटकों आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस से भी दो दृष्टियों से सर्वथा भिन्न है। एक तो इसमें आज के कठोर यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति है, और दूसरे इसके अनुकूल आम आदमी की बोल चाल की भाषा का सर्जनात्मक इस्तेमाल है। यानी कि इसका जो जैसे दो नाटक मैंने आपको ऊपर बताया ना
वो दोनों ही कैसे हैं, ऐतिहासिक नाटक है। उसमें मतलब ऐतिहासिक कहें या पौराणिक पात्रों को लेकर के उन्होंने वर्तमान को दर्शाने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली वर्तमान के पात्र लिए हैं और वर्तमान के पात्रों को लेकर के वर्तमान पर ही इन्होंने फोकस किया है। ठीक है, यह नाटक जैसे मैंने बताया था स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। ठीक है, आधे अधूरे की नाट्य भाषा को मोहन राकेश की बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया गया है। इसमें उन्होंने हरकत भरी नाट्य भाषा, मौन अंतराल, बीज शब्द, प्रतीकात्मकता आदि का सार्थक प्रयोग किया है। और पैरों तले की जमीन, तो यह एक अधूरा नाटक है, इसमें कोई कथानक नहीं है। इसमें मुख्यतः स्थितियों की विसंगतियों से उत्पन्न अंतर्द्वंद्वों की अभिव्यक्ति की गई है। तो खैर ये तो नहीं पूछा जाएगा इसके विषय वस्तु क्या थी, लेकिन इतना जरूर पूछा जाएगा कि मोहन राकेश का अधूरा नाटक कौन सा था। तो पैरों तले की जमीन, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला ले लेते हैं भीष्म साहनी। बहुत इंपॉर्टेंट है भीष्म साहनी की नाटक भी। तो भीष्म साहनी प्रगतिशील चेतना के नाटककार हैं। पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, हानुस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। तो इसकी विषय वस्तु आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पूछा भी गया है किसी एग्जाम में कि चेकोस्लोवाकिया के प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित भीष्म साहनी का नाटक कौन सा है। तो हानुस नाटक है। ठीक है, इसके रचनाकार ने एक श्रमशील सामान्य कलाकार की अदम्य सृजनेच्छा, सत्ता की क्रूरता, कलाकार की दारुण पीड़ा तथा उसकी सृजन शक्ति की अमरता को पूरी सहानुभूति के साथ सघन संवेदनीयता के स्तर पर साकार किया है। और अब इसके बाद अगला इनका नाटक है माधवी। नाटक में गालव ऋषि विश्वामित्र के शिष्य जो थे उनका नाम था गालव ऋषि। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि गालव ऋषि के और माधवी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा को आधुनिक संदर्भ में जोड़ करके सदियों के पशुवत जीवन व्यतीत करती हुई भारतीय नारी की पीड़ा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने वाला नाटक कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है माधवी नाटक में जो है गालव ऋषि जो कि विश्वामित्र के शिष्य थे और जो माधवी है उनकी जो प्रसिद्ध पौराणिक कथा को आधुनिक संदर्भ में जोड़ करके इन्होंने सदियों के जो पशुवत जीवन व्यतीत करती हुई भारतीय नारी, यानी कि जो भारतीय नारी क्या थी पहले पशुवत जीवन, मतलब उनके साथ बहुत पशुओं की तरह क्या होता था जीवन उनका होता था, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता था। तो यहाँ पर जो माधवी है उसके माध्यम से इन्होंने बताया है कि जो भारतीय नारी है जो पशुवत जीवन व्यतीत करने वाली है भारतीय नारी, तो उसकी पीड़ा को यहाँ पे इन्होंने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद अगला और बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। तो कबीर के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व को उसकी पूरी जीवंतता में मूर्त किया गया है। मुआवजे अगला है। मुआवजे में समकालीन जीवन में व्याप्त घोर अनैतिकता, भ्रष्टाचार और दायित्वहीनता की ओर संकेत किया गया है। तो इसकी विषय वस्तु मैंने आपको बता दी है। अब अगला है रंग दे बसंती चोला। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्रूर नायक कर्नल डायर और शहीद उधम सिंह के माध्यम से साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना की टकराहट को नाटकीय अंदाज में पेश किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप ऐसे गांठ बांध लीजिए क्योंकि इसकी विषय वस्तु, क्योंकि भारतीय मैंने कहा था ना जो आज़ादी से जुड़े हुए जितने भी नाटक होते हैं उनकी विषय वस्तु आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो रंग दे बसंती चोला जो कि जलियांवाला, तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि भीष्म साहनी का कौन सा नाटक है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्रूर जो वहाँ पे घटना हुई थी उसको लेकर के लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रंग दे बसंती चोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आलमगीर औरंगजेब और दारा, इन दो ऐतिहासिक पात्रों को सामने रख करके उदार मानवीय दृष्टि और कट्टर मजहबी जोश का द्वंद्व दिखाया गया है। ठीक है, तो औरंगजेब से संबंधित नाटक है आलमगीर, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगले और इम्पोर्टेंट नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। ये उन नाटककारों में शामिल हैं जिन्होंने प्रसादोत्तर युग में
हिंदी नाटक और रंगमंच को पुनः जोड़ने का काम अपने नाटकों के माध्यम से किया है। तो ये ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने क्या किया है, नाटक और रंगमंच को पुनः जोड़ने का, क्योंकि बीच में क्या हो गया था, जब मोहन राकेश ने लिखा और उसके बाद के जो नाटककार हुए हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी बताए, भीष्म साहनी हो गया और जो लक्ष्मी नारायण लाल हो गए, उनके नाटक जो है रंगमंच की दृष्टि से असफल नाटक थे कह सकते हैं। उन्होंने उनका रंगमंच पर कोई अभिनय नहीं हुआ है उन नाटकों का। तो कहीं ना कहीं वो परंपरा बीच के बहुत सारे नाटककार थे, मैंने उनको आपको बताए नहीं क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो उनकी जो परंपरा थी वो रंगमंच के को कहीं ना कहीं विलुप्त कर रही थी। तो जगदीश चंद्र माथुर ने जब नाटक लिखे तो उन्होंने फिर से एक बार प्रयास किया कि जो मोहन राकेश और प्रसाद जी की परंपरा है, रंगमंच के दृष्टिकोण से क्यों ना नाटक लिखे जाए। तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा ये प्रयास किया और नाटकों को रंगमंच से जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, हिंदी नाट्य क्षेत्र में इनका प्रवेश स्वतंत्रता से पूर्व भोर का तारा नामक एकांकी संग्रह की रचना से हुआ है। तो इन्होंने जब नाटक लिखा तो वो आज़ादी से पहले ही लिखा था, जिसका नाम था मतलब एकांकी था, ये एकांकी संग्रह भोर का तारा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, किंतु एक सशक्त नाटककार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा 1951 ईस्वी में प्रकाशित उनके नाटक कोणार्क से हुई है। तो कोणार्क बहुत फेमस इनका नाटक रहा है। कोणार्क से इन्होंने मतलब बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। 1951 में इन्होंने ये नाटक लिखा था। ठीक है, ऐतिहासिक नाटक है ये। चलिए इसके बाद आगे देखें, नाटकों के माध्यम से इन्होंने समसामयिक समस्याओं व मानवीय संबंधों को ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भों में व्याख्यायित किया है, लेकिन उनका समाधान आधुनिक है। अपने नाटकों में इन्होंने शिल्प संबंधी नवीन प्रयोग किए हैं। तो इन्होंने नवीन जो भी शैलियाँ होती हैं नाटक की, तो उन्होंने इस दृष्टिकोण से अपने नाटक में अच्छे प्रयोग किए हैं। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं कोणार्क नाटक के बारे में। देखिए, कोणार्क जो नाटक है इनका, कोणार्क का हिंदी नाटक के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। प्रसाद युग में हिंदी नाटक रंगमंच से दूर चला गया था। इस नाटक के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी नाटक और रंगमंच को पुनः जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोणार्क की रचना में आधार स्वरूप ऐतिहासिक कथा को ग्रहण किया गया है। इसकी कथा वस्तु का आधार उत्कल प्रदेश के महाप्रतापी राजा नरसिंह देव के शासनकाल में भुवनेश्वर में निमित्त कोणार्क का जीर्ण शीर्ण मंदिर है। कोणार्क मंदिर के बारे में आपने सुना ही होगा। तो जो कोणार्क मंदिर है ना, उसके विषय में जो नरसिंह देव उस समय के वहाँ के महाप्रतापी जो राजा थे नरसिंह देव, तो उसके शासन में जो भुवनेश्वर में जो उड़ीसा भुवनेश्वर, आपको पता ही होगा कोणार्क मंदिर, तो उस मंदिर की विषय उसको लेकर के इन्होंने अपनी विषय वस्तु यहाँ पे इसको लिखा है। ठीक है, उन्हीं के शासनकाल में साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ तथा मंत्री राज चालुक्य थे। नाटक में ऐतिहासिकता के आधार मात्र इतना ही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐतिहासिक पात्र जो थे इसमें थे, लेकिन इन्होंने इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उजागर किया है। ठीक है, मूलतः यह नाटक एक कलाकार के संघर्ष, पीड़ा और प्रतिशोध को लेकर चलता है, जो कि नाटककार की कल्पना है। इस नाटक में 3 प्रकार की अवधारणाओं में संघर्ष समायोजित है: सर्जना और विध्वंस के बीच, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच तथा राजसत्ता और जनसत्ता के बीच। तो 3 रूपों में, मतलब जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, उन्होंने अपनी जो विध्वंसता है या विद्रोह की जो उनके अंदर भावना थी, तो उसको इन्होंने इस ऐतिहासिक नाटक के माध्यम से प्रकाशित किया है। और इसमें 3 तरह का जो संघर्ष है वो दिखाई देता है। पहला क्या है कि सर्जना और विध्वंस के बीच, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच तथा राजसत्ता और जनसत्ता के बीच। तो इस तरह का इन्होंने इसमें संघर्ष दिखाया है। ठीक है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण नाटक और महत्वपूर्ण नाटककार। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, नहीं तो मैं कुछ और नाटककारों को आपको बता देती, लेकिन अगले सेशन में हम प्रसाद उत्तर नाटककारों के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। जो भी हमारे छूट गए हैं, ये जो इम्पोर्टेंट नाटककार होंगे उनको मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही है। उम्मीद है आपने नोट्स भी बनाया होगा और इसको पढ़ा भी होगा। आप इसे याद रखेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है आपसे।
और पढ़ते रहिए, लगातार अपनी कोशिश जारी रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर थोड़ा सा भी आपको मेरे चैनल से, मेरे इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो थोड़ा सा एक लाइक आप भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, अपना कर्तव्य समझते हुए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम दुगनी ऊर्जा के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं या आपसे वीडियो शेयर करते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।